गुड मॉर्निंग गाइस। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 8 का। सबसे पहले हम बात करेंगे इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। इंडिया जो था बड़ा, इंडिया वाज द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ सभी लोग जो थे, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, कलर के हों, कास्ट के हो, क्रीड के हो, लैंग्वेज के हो, जेंडर हो, मेल हो, फीमेल हो, सब बराबर है। बिकॉज हम सब क्या कौन है? इंडियंस हैं। तो इंडियंस, वी ऑल इंडियंस आर ब्रदर एंड सिस्टर। प्लेज भी लेते हैं ना स्कूल में। तो इसीलिए ये पता होना चाहिए, अवेयरनेस ऑफ बीइंग इंडियन और उसके रिसोर्सेज और सिस्टम्स। इसका मतलब है जिसकी वजह से हमारा नेचर पता लगता है और रोल ऑफ ब्रिटिश इंडिया में क्या था, इसके बारे में भी हमें अवेयर हो सकें। तो पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है वो कब आया था? पॉलिटिकल जो था 1870 से 1880, यानी ये 10 सालों के बीच में जो चीज़ें हुई उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। पॉलिटिकल एसोसिएशन बेटा जो जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम 10 सालों में, उसमें सबसे पहले है पूना सार्वजनिक सभा। तो ये पूना सार्वजनिक सभा और बहुत सारे एसोसिएशन मिलके काम कर रहे थे हमारे देश में अलग अलग जगहों पर। और उनका गोल तो क्या था कि हम सभी इंडिया के लोग एक रीजन में नहीं बल्कि चारों तरफ फैले रहे और पूरा देश एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ सके। तो ये जो वर्क था बड़ा आइडिया कि लोग जो है वो सॉवरेन बने, मॉडर्न कॉन्शियसनेस, और एक की जो था, यही की था हमारे फीचर ऑफ नेशनलिज्म का। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में जिसके बारे में तुम्हें पढ़ना है, द आर्म्स एक्ट, जो कि पास किया गया था 1878 में। ठीक है, तो इसमें क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, आर्म्स एक्ट इसलिए पास किया गया था जिसमें डिस अलाउ कर सके इंडियंस को फ्रॉम प्रोसेसिंग आर्म्स। बेटा आर्म्स एक्ट में क्या था, पहले क्या था, हर घर घर में बंदूक मिलती थी। जहां वो ऐसे बोल रहा है, ले डिशके आओ। अच्छा तूने मेरे को ऐसे बोला, ले डिशके आओ। तो फिर उसके बाद ये आर्म्स एक्ट पास किया गया ताकि लोग अपने घर में हथियार ना रख सके। तो इसीलिए फिर कोई भी जो है अगर किसी को आर्म्स रखना होता था तो उसको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट से। तो उसके बाद वर्नाकुलर एक्ट 1878 में आया बेटा, जिसमें अलाउ किया गया गवर्नमेंट को कि उसके बाद वो एसेट्स ऑफ न्यूज़पेपर, जिसमें कि प्रिंटिंग प्रेस जो था, अगर न्यूज़पेपर पब्लिश होगा कुछ भी और अगर वो ऑब्जेक्शनेबल हुआ तो उस प्रिंटिंग प्रेस को बंद करवा देते थे। उस जिस एक्ट के तहत बंद करवाया जाता था उस प्रेस को, यानी एक तरह से प्रेस की आज़ादी को छीन लिया गया था, वो एक्ट कौन सा था? वर्नाकुलर एक्ट, जो कि 1878 में पास किया गया। और 1883 में यानी 5 साल बाद लॉर्ड रिपन्स लॉ मेंबर जो थे सर, इन्होंने कॉटनी एल्बर्ट, इन्होंने एक बिल इंट्रोड्यूस किया था, उसको बोला जाता है एल्बर्ट बिल। तो ये बिल में जो था बेटा, इसमें ट्रेल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन्स का था इंडियंस द्वारा। और इसमें क्या था कि वो उन्होंने मांग की थी कि जो जज है वो इक्वल रहे, मतलब ब्रिटिश और इंडियन जज जो है उनको इक्वल समझा जाए, उनकी इक्वल रिस्पेक्ट हो और उनको इक्वल सैलरी मिले। तो ये बिल जो था इसकी वजह से काफ़ी, क्योंकि अब इंडियन जज है और अंग्रेज वाले जज है, दोनों की सैलरी सेम हो गई, तो किसी को तो गुस्सा आया होगा। तो किसको एजिटेशन, किसको दुख हुआ, किसको गुस्सा आया होगा? अंग्रेजों को। तो अंग्रेजों को गुस्सा आया, तो जिसके वजह से जो है बिल गवर्नमेंट ने एल्बर्ट वाला बिल वापस कर लिया। उसके बाद बेटा इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ 1885 में। ब्रिटिश जो सर्वेंट थे एलन A.O. ह्यूम के नाम से जाना जाता है, जिसको बचपन में पढ़ा है तुमने, उनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना जो की गई थी इस अंग्रेज के हेल्प से की गई थी। इसमें 72 डेलीगेट्स थे जो हमारे अलग अलग देश के हिस्सों के पार्ट्स में रहते थे। तो मेन लीडर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, बंकिम चंद्र बनर्जी थे, उसके बाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, रोमेश चंद्र दत्त थे, सुब्रमण्यम अय्यर थे, फिरोज शाह मेहता थे और बदरुद्दीन तैयब जी। इसी तरह से टोटल 72 डेलीगेट्स थे जो इसके मेंबर्स थे। किसके मेंबर्स? इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स थे। तो एक नेशन इन द मेकिंग, उसमें क्या है बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस में 2 ग्रुप थे।
मतलब एक ही पार्टी में दो तरह के लोग थे, एक थे मॉडरेट्स और दूसरे थे रेडिकल्स। मॉडरेट नाम से ही पता लग रहा है जो मॉडर्नाइजेशन के फेवर में थे, और रेडिकल्स वाले कौन थे, जो बोले कि नहीं हमारा जैसा कल्चर है वो बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए, उसमें हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मॉडरेट्स जो वो लोग थे बेटा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ थे और कुछ चेंजेस लाना चाहते थे हमारे देश में। और रेडिकल्स कौन से थे, जो चाहते थे कि जो ब्रिटिश जो है वो स्ट्रांगली अंग्रेज़ों का विरोध करते थे, और वो थे कि भाई हमें जो है स्ट्राइक करना पसंद है, बॉयकॉट करना पसंद है, हम तो पुराने वाले जो रीति रिवाज है उसके अनुसार ही फॉलो करेंगे। तो ग्रेटर वॉइस जो इंडियन का था गवर्नमेंट में और एडमिनिस्ट्रेशन में, उसका डिमांड किया गया कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में हम इंडियंस का भी रोल होना चाहिए। और उन्होंने डिमांड किया गया कि भाई जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव से अलग किया जाए। इसका मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव किसको कहा जाता है, नेता लोग, पार्लियामेंट, उसके एमएलए, क्योंकि अगर उनके कंट्रोल में जुडिशरी रहती तो जिसकी पार्टी सरकार बनाएगी वो अपने हिसाब से कानून को चलाता, तो फिर जज का जो स्वायत्ता है वो मार खा जाता। मतलब फिर वो अपनी मर्जी से नहीं कोई भी डिसीजन ले सकता था, कोई भी जज कोई भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकता था। जिस पार्टी की सरकार होगी वो अपने हिसाब से उसको चलाता। इसलिए उन्होंने कहा कि भाई एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों को अलग किया जाए। उसके बाद अर्ली कांग्रेस में बड़ा बहुत सारे इकोनॉमिक इश्यूज भी थे जो उठे। डिक्लेयर किया गया कि ब्रिटिश रूल जो है उसकी वजह से हमारे देश में काफ़ी गरीबी और फेमाइन, भुखमरी फैली, क्योंकि अंग्रेज क्या करते थे, नील की खेती यानी इंडिगो की खेती करवाते थे। तो अब हमारे फील्ड में जो बंजर जो ज़मीन रह गई थी उसमें ना गेहूं उग रहा था ना चावल, जिसकी वजह से बच्चे भूखे मर रहे थे, भुखमरी फैली हुई थी चारों तरफ। और फिर क्या है, लैंड रेवेन्यू भी इन्होंने अंग्रेजों ने बढ़ा दिया था, मतलब टैक्स बढ़ा दिया, तो जिसकी वजह से किसानों की हालत और भी दयनीय हो गई थी। तो इसके बाद ज़मींदार जो थे, जितने भी थे पीजेंट और ज़मींदार्स, इनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करना के लोगों ने सोचा। और उस समय जो था फूड की काफ़ी कमी हो गई थी, क्योंकि हमारे देश से जो अनाज था उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। सरकार जो थी अंग्रेज वो एक्सपोर्ट कर देते थे यूरोप में पैसा कमाने के लिए। उसके बाद फिर एक नारा दिया गया, फ्रीडम इज़ आवर बर्थ राइट, यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब में बड़ा लीडर, जैसे कि कौन थे, 3 लीडर थे जिनको बाल, पाल और लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें लाल कौन थे, लाल में थे लाला लाजपत राय, बाल में कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, और पाल में कौन थे, बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों लोग थे, इनको बहुत पॉपुलर थे। उनको किन नाम से जाना जाता था, लाल बाल पाल। इन्होंने स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया जो कि कॉलोनियल गवर्नमेंट यानी अंग्रेजों ने जो हमारे लिए पॉलिसी बनाया उसको खूब क्रिटिसाइज किया। उसके बाद बड़ा उसमें से इन्होंने स्वराज, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, इसका नारा दिया गया, तिलक ने डिक्लेयर किया। तो ये क्वेश्चन फ्रीडम फाइट ये वाला जो था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा, ये नारा किसने दिया था, ये दिया था तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो पूछ लेते थे कि बाल, पाल और लाल में से किसने ये दिया था, तो किसने दिया था, गंगाधर तिलक। ठीक है, लाल, इसमें ये याद नाम रखना है, कौन कौन सा नाम याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल टेक इट। उसके बाद बेटा 1905 में 1905 में वाइजरी कर्जन, जिसको लॉर्ड कर्जन के नाम से जाना जाता है, इसने जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो है ब्रिटिश का इंडिया से काट के अलग कर दिया, बंगाल, जिसमें बिहार के भी कुछ पार्ट थे और उड़ीसा का भी कुछ पार्ट था। ठीक है, तो बंगाल का हिस्सा काट के जो बंगाली बोलते थे अलग कर दिया गया। और पार्टीशन ऑफ बंगाल, इसके कारण जो है इंडिया के सभी लोगों में काफ़ी रोष था, गुस्सा था। उसके बाद रेडिकल्स जो कि पुराने विचारों से सहमत थे और अंग्रेज़ों के विचारों से सहमत नहीं रखते थे, उन्होंने खूब विरोध जताया इस पार्टीशन का। उसके बाद बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स हुई, डेमोन्स्ट्रेशन दिया, और उसके बाद लोगों ने एक दूसरे को
एकता में पिरोने के लिए बहुत ज़ोर शोर से फेस्टिवल राखी का सेलिब्रेट किया, एक दूसरे की कलाइयों में राखी बांधी, सिर्फ लड़कियों ने लड़कों के नहीं बल्कि लड़कों ने लड़कों के, लड़कियों ने लड़कियों के, मतलब हम सभी ने राखी एक दूसरे के कलाई पे बांधा और अपनी यूनिटी, हमारी एकता का सबूत दिया। और हम उसकी वजह से एक मूवमेंट की शुरुआत हो गई थी। उस मूवमेंट का नाम था स्वदेशी मूवमेंट। गांधी जी ने शुरुआत की थी कि स्वदेशी अपनाएं, तो खाकी का बहुत, कॉटन का बहुत ज़्यादा प्रमोशन हुआ था। उसके बाद लोगों ने जो था विदेशी कपड़े फाड़ के फेंकने शुरू कर दिए थे, जलाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म शुरू हुआ। तो 1919 के बाद स्ट्रगल जो था ब्रिटिश रूल में धीरे धीरे जो था एक मास मूवमेंट में रूप ले चुका था। तो पहला वर्ल्ड वॉर जो छिड़ा था 1914, जो कि 1914 से 1918 तक चला था, 4 साल तक, तो जिसके वजह से इंडिया जो था उसको भी वॉर में खींच लिया गया। हमारा काफ़ी सारा खर्चा हुआ डिफेंस एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उसके बाद मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ गया था वॉर के कारण, और उसके बाद कॉमन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तो जिसकी वजह से ब्रिटिश ने जो था अपनी आर्मी को बढ़ाया, उसमें इंडियंस को भी नौकरी दी थी। तो इसलिए नहीं दी थी नौकरी कि वो हमारा भला चाहते थे, वो इसलिए नौकरी दी थी ताकि यहाँ से उनको आर्मी में घुसा के और जहाँ पे लड़ाई छिड़ी हुई थी तो अपनी तरफ से उनको भेज सके। और अगर इंडियंस मर भी गए तो ब्रिटेन को क्या नुकसान हुआ, वहाँ के लोग तो है नहीं, नुकसान किसको होता है, इंडिया को। उसके बाद एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ से इंग्लैंड से लॉ पढ़ा और उसके बाद वहाँ से साउथ अफ्रीका चले गए थे प्रैक्टिस करने के लिए, और उसके बाद वहाँ वो 20 ईयर्स तक रहे। और उसके बाद वो रेल के डिब्बे में जब यात्रा कर रहे थे तो किसी टीटी ने उनको फर्स्ट क्लास में से निकाल दिया, बोला आप तो ब्लैक हैं, आपको यहाँ हक नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला यार बताओ, फिर उन्होंने अपने हक के लिए वहाँ पे उन्होंने सत्याग्रह किया और उसके बाद नॉन वायलेंस वाला विद्रोह किया, और उसके बाद उनको वो राइट मिला। फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये फार्मूला यहाँ काम कर रहा है तो ये फार्मूला ज़रूर मेरे देश में भी काम करेगा। फिर उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर सब लपेटा और वापस इंडिया आ गए, और उन्होंने बोला कि अब मैं भी यहाँ पे भी यही चीज़ करूँगा, और मास लीडर ऑफ इंडिया बन के वो सामने आए। तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने स्ट्रगल जो किया, नॉन वायलेंट मार्च किया, रेसिस्ट यानी स्किन कलर जो था उसको लेके, उसके जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था रंग के आधार पे, जो भेदभाव किया जाता था उसके खिलाफ वो लड़े थे शांति से। महात्मा गांधी ने अपना स्टार्टिंग जो था, स्टार्टिंग के ईयर्स इंडिया में पूरा कंट्री में पहले तो ट्रैवल किया उन्होंने, फिर लोगों को समझा कि उनकी ज़रूरतें क्या है, फिर ओवरऑल सिचुएशंस को समझ के उसके बाद उन्होंने लॉन्च किया लोकल मूवमेंट। कहाँ पे, चंपारण। तो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, तो इनको काफ़ी सक्सेस मिला। तो गांधी जी का मेथड था कि उसको कहा जाता था सत्याग्रह, कि सत्य के लिए लड़ना है और हमें सच्चाई और नॉन वायलेंस, मतलब लड़ाई झगड़ा खून खराबा नहीं करना है। उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, ये क्या चीज़ है, ये एग्जाम में आ जाता है इस चैप्टर में से। तो 1919 में गवर्नमेंट ने पास किया था रॉलेट एक्ट, और इसकी वजह से क्या था कि गवर्नमेंट किसी को भी बिना पूछे उठा लेती थी कि अच्छा ये पक्का क्रांतिकारी है, उठा लो इसको। तो फिर इसका लोगों ने विरोध किया, गांधी जी ने लॉन्च किया सत्याग्रह इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ, जो कि पास किया गया था कब, 1919 में। और उसके बाद उसको फिर जो है पुलिस को जो एक्स्ट्रा पावर दे दिया गया था, इसको फिर से निरस्त कर दिया गया। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने क्रिटिसाइज किया था एक्ट ऑफ ये डेविलिश और टायरेनिकल। तो अप्रैल 1919 में पूरे देश भर में बेटा लॉन्च किया गया एक ब्रूटल मेजर्स इसको दबाने के लिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड इसका जीता जागता सबूत है, ठीक है। इसमें जो थे बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए हमारे सभी सिख भाई इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, और वहाँ पे एंट्री का एक ही रास्ता था। तो वहीं से आ गया कौन, जनरल डायर, और उसको लगा कि ये लोग क्रांतिकारी है और हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, और उसने ना आओ देखा ना ताओ ना पूछा और बस ऑर्डर किया, फायर। तो बहुत सारे लोग शहीद हुए थे, उनके जो शहीद हुए थे उनका स्मारक आज भी वहाँ जलियांवाला बाग में देख सकते हो। तो कई लोग, वहाँ एक कुआं था, वेल था, तो उसमें कूद कूद के अपने जान बचाने के लिए कूदे। तो आधे तो थे उसमें डूब के मर गए, कुछ जो उनके ऊपर गिरे होंगे तो वेट से मर गए, तो बहुत लोग शहीद हुए थे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ बेटा, तो 13 अप्रैल 1919 में हुआ,
जब बैसाखी लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जो मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। उसके बाद इस इंसिडेंट से पूरा देश शॉक्ड था और जितने नेशनल लीडर थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया स्ट्रांगली इस क्रूएल, जनरल डायर के इस क्रूएल एक्ट के खिलाफ। उसके बाद खिलाफत एजिटेशन और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया था। इसके बारे में क्लास 10th में भी पढ़ोगे तुम। तो 1920 में बेटा ब्रिटिश ने हार्श ट्रीटी यानी तुर्किश सुल्तान या खलीफा, ठीक है, इसको हार्श अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया और उनको उनके पॉलिटिकल पावर और अथॉरिटी से महरूम रखा। तो खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च किसने किया था? दो अली ब्रदर्स थे, उनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने जो था ये चाहते थे कि फुल फ्लेज्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है ब्रिटिश के खिलाफ हम लड़े। तो गांधी जी चाहते थे कि जो नॉन कोऑपरेशन है, कि हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, जिसको हिंदी में बोला जाता है असहयोग आंदोलन, कि हम अंग्रेज जो भी काम है उसके काम में हाथ बिल्कुल भी नहीं देंगे, बटाएंगे। तो इसके लिए गांधी जी ने सोचा कि अगर सिर्फ मैंने विद्रोह किया तो पूरे देश में मुझे वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, तो इसमें मुस्लिम्स का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो जिसकी वजह से मोहम्मद अली और शौकत अली को भी शामिल किया गया कि भाई सिर्फ हिंदू ही मिलकर स्ट्रगल ना करें अंग्रेजों के खिलाफ, मुस्लिम्स भी मिलकर करें, ताकि हम अपने हिंदू मुस्लिम की एकता दिखा सके अंग्रेजों को, और अंग्रेज ये ना सोचे कि सिर्फ हिंदू हिंदू ही हमारे खिलाफ कर रहे हैं, मुस्लिम तो कर नहीं रहे हैं। तो फिर वो हम एक दूसरे को कहीं दोनों को भड़का ना सके। तो इसके लिए गांधी जी ने सोचा कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिलकर लड़ना चाहिए। फिर भी अंग्रेजों ने जाते जाते वो तीर छोड़ ही दिया था कि भाई जो भी बनेगा प्रधानमंत्री तो हिंदू बनेगा, तो मुस्लिमों को तो कुछ मिलेगा नहीं। फिर जिन्ना का दिमाग खराब हो गया था। फिर जिन्ना ने कहा कि भाई हमें एक अलग कंट्री चाहिए, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ 1947 में। 15 अगस्त से 12 घंटे पहले, मतलब 12 बजे हो गया था, मतलब 14 अगस्त को उनको आज़ादी मिली माना जाता है और 15 अगस्त को हमें मिली। तो उसके बाद खेड़ा गुजरात के जो पाटीदार किसान थे बेटा, उन्होंने नॉन वायलेंट कैंपेन शुरू किया। हाई रेवेन्यू डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश उनसे। खेड़ा के जो किसान थे बेचारे कहाँ से करते। फिर जो कोस्टल एरियाज थे, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लीकर शॉप्स, उनको बंद कर दिया गया। बंगाल में खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस जो था मूवमेंट, उसके वजह से जो था नेशनल मूवमेंट को पावर मिला। पंजाब में अकाली एजिटेशन जो था, सिख उनको हटा दिया गया। करप्ट महंत सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिश गुरुद्वाराज में। उसके बाद पीपल्स महात्मा, तो लोगों ने क्या नाम दिया गांधी जी को उस समय? मसीहा यानी महात्मा। और तब से उनका नाम गांधी जी की जगह मोहनदास करमचंद्र गांधी जी की जगह क्या नाम हो गया? महात्मा गांधी। तो गांधी जी चाहते थे कि एक ऐसा बने कंट्री जो हम सब एकता में एक साथ रहे, एकता हमें जोड़े रखे, और हम सब मिल के ज़मींदार और एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए लड़ाई लड़ें। इन्हें विश्वास था कि भाई ज़मींदारों से लैंड हम वापस ले लेंगे। और उसके बाद हैपनिंग ऑफ 1922-29 फरवरी 1922 में किसानों का झुंड, उन्होंने क्या किया? किसानों ने विद्रोह कर ही रहे थे, तो उन्होंने पुलिस स्टेशन चौरी चौरा में जो पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दिया। कि उसके वजह से क्या हुआ? गांधी जी ने फिर बोला, वो तो वायलेंस के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने बोला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को तुरंत विड्रॉ कर लिया जाए। उसके बाद बेटा चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने आर्ग्यू किया कि जो पार्टी है उसको इलेक्शंस लड़ना चाहिए और एंटर करना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सके। उसके बाद सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, इसको लॉन्च किया गया कब? 1930 में, अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। इसी को हिंदी में बोला जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, कि भाई जो गवर्नमेंट सर्विस में भी थे हमारे इंडियंस, चाहे वो लॉयर थे, पुलिस में, तो उन्होंने बोला अब हम इनके काम में सहयोग नहीं करेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन, उसके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस का निर्माण हुआ। और कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया जो थी उसमें दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ 1920 में। पहला, कांग्रेस ने रिसॉल्व किया, फाइट, लड़ाई अपना शुरू किया। कौन सा? पूर्ण स्वराज, कि मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए, जो तिलक ने बोला था। तो 1929 में बेटा जब प्रेसिडेंटशिप जवाहरलाल नेहरू और 26 जनवरी 1930 में ऑब्जर्व किया गया कि सबसे पहली बार इंडिपेंडेंस डे हमने पूरे देश में सेलिब्रेट किया। उसके बाद डांडी मार्च, नमक जो था उस पर टैक्स बढ़ा दिए थे अंग्रेज,
तो फिर गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी साबरमती, ये 1930 में गांधी जी ने स्टार्ट किया मार्च, ये सॉल्ट लॉ कानून को तोड़ने के लिए, जिसके अनुसार जो स्टेट था उसको मोनोपोली मिल जाता कि वही सिर्फ सॉल्ट बना पाता। तो गांधी जी और उसके फॉलोअर्स ने मार्च किया साबरमती आश्रम से लेकर कोस्टल टाउन ऑफ दांडी, जहां उन्होंने कानून बना के उस कानून को तोड़ दिया। उसके बाद कंबाइंड स्ट्रगल जो था इंडियन पीपल, उसके वजह से फल मिला, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, ये वही टाइम है बेटा 1935 जब आरबीआई का गठन भी किया गया था, जिसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी था, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर 1937 में बन गया था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तब तक 1939 में, जो कि कब तक चला था, 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर चला। कांग्रेस लीडर जो थे वो रेडी थे सपोर्ट करना ब्रिटिश वॉर में, लेकिन उन्होंने बोला कि हम आपकी तभी हेल्प करेंगे जब हमें आप पूर्ण स्वराज दे देंगे। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ बाद में। क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो महात्मा गांधी ने डिसाइड किया इनिशिएट करने का न्यू फेस ऑफ मूवमेंट ब्रिटिश के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में, जिसको बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो पहला रिस्पॉन्स जो था ब्रिटिश का वो था सीवियर रिप्रेशन और एंड 1943 में, जिसमें 90,000 लोगों को अरेस्ट किया गया और लगभग 1000 लोग को पुलिस ने फायरिंग में मार दिया था। उसके बाद बड़ा इंडिपेंडेंस और पार्टीशन की तरफ हम बढ़ चुके थे। उसके बाद 1940 में मुस्लिम लीग वो डिमांड कर रही थी कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए मुस्लिम्स के लिए नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज ऑफ कंट्री में। तो प्रोविंशियल इलेक्शन जो हुआ, मतलब नाम का इलेक्शन जो हुआ वो 1937 में हुआ, और इसमें जो है बड़ा मुस्लिम्स जो थे वो कम नंबर्स में थे, माइनॉरिटीज़ में। तो उन्होंने बोला भाई हमको भी एक अलग स्टेट कंट्री चाहिए, और ये वो अलग स्टेट का डिमांड कर ही रहे थे। तब तक जिन्ना आया और उसने बोला हमें अलग कंट्री चाहिए, अब तो मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। तो 1945 में जब एंड हो गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड, तो ब्रिटिश ने नेगोशिएशन कर लिया कांग्रेस के साथ और इंडिया को एज ए इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। उसके बाद ये टॉक फेल हो गया था स्टार्टिंग में, क्योंकि लीग ने एक्सेलरेट किया था, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी वो चाह रहे थे कि हमें क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। भाई हम मुस्लिम्स के लिए हमें तो अलग कंट्री पाकिस्तान चाहिए। तो मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मेंबर का एक मिशन, 3 मेंबर मिशन जो है दिल्ली भेजा। उसके बाद एग्जामाइन किया, वो अपनी डिमांड 16 अगस्त 1947 को डिक्लेयर कर दिया गया था डायरेक्ट एक्शन डे। लीग ने, मुस्लिम लीग ने डिक्लेयर कर दिया था डायरेक्ट एक्शन डे कि भाई अब तो एक्शन ही होगा। और 3 जून 1947 को पार्टीशन प्लान को अनाउंस कर दिया गया। नेहरू जी ने अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान का गठन हो चुका था, मतलब एग्जिस्टेंस में पाकिस्तान आ चुका था 1947, 3 जून 1947 में। और उसके बाद जॉय ऑफ हमारा जो खुशी थी आज़ादी मिलने की अंग्रेज़ों से, वो अब दुख में तब्दील हो गई थी, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इंडिया आए, तो काफ़ी लोग मरे कटे बर्बाद हुए, कईयों की ज़मीनें लूटी गई, कईयों की इज्जत लूटी गई, मतलब पूरा अफड़ा तफरी वाला माहौल बन गया था उस टाइम पे, जिसकी वजह से तुम देख रहे हो कि आज भी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे इतने मरे, इतने आतंकवादी, नौटंकी चली ही रहती है। उसका कारण क्या है कि दे आर स्टिल नॉट हैप्पी, दे वांट जम्मू कश्मीर व हमारा जो एरिया है वापस, वो बोलते हैं कि वो हमारा है, ये हमें चाहिए। हम बोलते हैं एक तो तुम्हें हम में से निकले हो, हमने तुम्हें थोड़ा सा दिया, ये वाला क्यों दें। तो इस बार हमने बोला कि इस बार तो हम इसको यूटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे तुम्हारा वाला भी अपने में मिला लेंगे। यही था बड़ा इस चैप्टर में, आई होप सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।